गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 6। तो पिछले दो वीडियो में अपने इसको पढ़ रहे थे, उसी से आगे अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपके पेज नंबर 78 पे 4th नंबर है अपना इनक्रोचमेंट, अतिक्रमण। तो यहाँ पे ऑथर हमें उन बुराइयों की बात कर रहा है जो हमें बहुत छोटी प्रतीत होती है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो उनकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो उसमें अपने ट्रैफिक सेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपने इनक्रोचमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि अतिक्रमण का मतलब होता है किसी भी दूसरे की संपत्ति को हथिया लेना, कब्जे में कर लेना, चाहे वो पब्लिक हो या फिर किसी की पर्सनल हो, उसे ही अतिक्रमण बोलते हैं। तो इनक्रोचमेंट के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी कि एक कहावत है कि कलम है वो तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है, यानी कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से अधिक होती है, ऐसी एक कहावत है। इज वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स इन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि लिखा है कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है, ऐसी इस विषय को प्राय बहुत सी शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर बहस के रूप में, वार्तालाप के विषय के रूप में रखा जाता है। इन रियलिटी द मसल पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर। उसके बाद में ऑथर कहते हैं कि वास्तविकता में तो जो शारीरिक शक्ति है वह मस्तिष्क या मानसिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। स्ट्रोंगर देन कॉम्परेटिव डिग्री का यूज किया यहाँ पे, और ऑथर ने बताया कि वास्तविकता तो ये है कि जो हमारी मसल पावर है यानी कि शारीरिक शक्ति है वो ब्रेन पावर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस योन, योन का मतलब होता है युगों से, और ऐसा युगों से होता रहा है, यानी कि युगों से हम देखते आ रहे हैं। बहुत सी कहानियाँ भी हम पढ़ते हैं और अपनी हिस्ट्री के अंदर भी देखते हैं कि जो शक्तिशाली होता था वह विजेता बनता है। तो लेकिन कहावत ये कहती है कि कलम की ताकत है वो शारीरिक ताकत से कहीं अधिक या तलवार की ताकत से भी अधिक शक्तिशाली होती है। जनरली दोज विद मसल पावर्स आर अनसिविलाइज्ड, सामान्यतः वो व्यक्ति जो शारीरिक शक्ति रखते हैं वह असभ्य होते हैं। अनसिविलाइज्ड का मतलब असभ्य, यानी कि सामान्यतः वो व्यक्ति जो मसल पावर रखते हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओवन, और वे सार्वजनिक संपत्ति को अपनी स्वयं की मानते हैं। कंसिडर मानना, और ओवन मतलब स्वयं की, यानी कि वे सार्वजनिक संपत्ति को स्वयं की मानते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बिगनिंग दे ग्रैब वट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम। एक छोटी सी शुरुआत से वे सब कुछ हड़प, अधिक से अधिक संपत्ति हड़प लेते हैं उस समय के दौरान जो कि वो कर सकते हैं। दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, कोर्स ऑफ टाइम का मतलब उस समय के दौरान जिस समय वो अधिक शक्तिशाली है, वो उनका एक युग की तरह है, यानी कि एक समय अवधि है जिसमें वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करे। तो उस समय वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक संपत्ति को अपने कब्जे में कर ले। दस स्नैचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और इस तरह से वे सभ्य और कानून से बंधे हुए, लॉ अबाइडिंग का मतलब कानून या नियमबद्ध, कानून से बद्ध जो सिटीजन नागरिक होते हैं उनके अधिकारों को छीन लेते हैं। स्नैचिंग छीन रहे होते हैं, राइट्स मीन्स अधिकार। द फुटपाथ्स ऑन बोथ साइड ऑफ रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी वेयर दे मे स्लीप, इंस्टॉल देयर शॉप्स और मेक देयर ड्वेलिंग। और इस तरह से ऑथर बताता है कि सड़क के दोनों तरफ जो फुटपाथ यानी कि पगडंडी होती है उसे वे अपनी स्वयं की संपत्ति मानते हैं, बना लेते हैं, जहाँ पर वे सो सकते हैं, अपनी दुकानें लगा सकते हैं और अपना निवास कर सकते हैं। मेक देयर ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब निवास, यानी कहने का मतलब जो अधिक शक्तिशाली हैं वे सार्वजनिक संपत्ति को अपना मानते हैं और जितना अधिक
उनसे बन सकता है वो उन्हें हड़पने की कोशिश करते हैं। अब उदाहरण के तौर पे लेखक ने बताया है कि सड़क के दोनों तरफ जो फुटपाथ होते हैं उन्हीं का उदाहरण अपने ले सकते हैं कि वे होती तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन लोग क्या करते हैं उन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, वहाँ पर ही लेट जाते हैं, अपनी दुकानें स्थापित कर लेते हैं और वहाँ अपना निवास भी बना लेते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन दे में ऑक्यूपाई सर्टन एरिया इवन ऑन द मेन रोड टू मीट देयर सेल्फिश एंड। धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर वे सड़क यानी कि मुख्य सड़क का कुछ हिस्सा भी अपने अधिकार में ले लेते हैं अपने स्वार्थिक लाभ के लिए, अपने स्वार्थपूर्ण लाभ के लिए, सेल्फिश एंड यानी कि अपने स्वार्थ के लिए या अपने फायदे के लिए। कहने का मतलब लेखक यहाँ पे कहता है कि ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, धर्म के नाम पर मुख्य सड़क पर भी कब्जा जमा लेते हैं और अपने लाभ का कार्य करते हैं। सम पीपल ट्राई टू encroach upon public property after constructing houses or shops on their purchased piece of land by way of putting stairs or यानी कि उसके बाद में लेखक ने बताया कि कुछ लोग सार्वजनिक संपत्ति पर अधिकार जमाने की, अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं अपने भवन या दुकानें बनाने के बाद। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को अपने भवन या घर निर्माण के बाद में अपने कब्जे में, अधिकार में लेने की कोशिश करते हैं। और करते कैसे हैं, वे क्या करते हैं कि अपने खरीदे हुए भूमि के टुकड़े पर पहले अपनी सीढ़ियाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि अपने कोई एक प्लॉट वगैरह खरीदा हुआ है, अपनी एक निश्चित भूमि का टुकड़ा उन्होंने खरीद रखा है, उस पर अपने भवन का निर्माण करते हैं। उसके बाद में जो सार्वजनिक संपत्ति है उस पर कैसे अधिकार करते हैं, तो वो करते हैं वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स और लेइंग गार्डन्स और मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्क बाउंड्री। यानी कि अपनी जो चिन्हित चार दीवारी होती है उसके बाहर वे पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर या तो क्या करते हैं, सीढ़ियाँ बनाते हैं या फिर बगीचा लगाते हैं या फिर बैठने की व्यवस्था करके उससे भी अपने अधिकार में लेने की कोशिश करते हैं। समझे? यानी कि कुछ लोग अपनी निश्चित खरीदी हुई भूमि के ऊपर अपने भवन का निर्माण या दुकानों का निर्माण करने के बाद अपनी चार दीवारी के बाहर जो निश्चित सीमा रेखा है उनके बाहर या तो सीढ़ियाँ बनाते हैं या फिर बगीचा लगाते हैं या फिर लोगों के बैठने की व्यवस्था कर उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं। हु इज देयर टू चेक एंड थ्वाट देयर डिजाइंस। डिजाइंस का मतलब है इरादे। वहाँ उनके इरादों को रोकने और विफल करने वाला कौन है। कहने का मतलब लेखक ने क्वेश्चन किया, क्या कोई है जो उनके इरादों को रोक सकता है, उनके इरादों को विफल कर सकता है? नन, कोई भी नहीं। यानी कि वो शक्तिशाली है, उनके सामने कोई भी नहीं जाना चाहता, इसलिए चाहे वो गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं लेकिन कोई भी उन्हें रोकता नहीं है। स्मॉल बिगनिंग मेड अनडेटेड ग्रोज इनटू ए बिग मीन्स टू ऑल अदर एक्सेप्ट ऑफ दोज डूइंग सो। ऐसा करने वाले लोगों को छोड़कर अन्य सभी लोगों को ये एक छोटी सी अबाधित शुरुआत खतरे में डालती है। मीन्स मतलब खतरा उत्पन्न करती है, अनडेटेड का मतलब अबाधित, बिगनिंग में शुरुआत, यानी कि ऐसी एक छोटी सी अबाधित शुरुआत उन लोगों को छोड़कर जो ऐसा कर रहे हैं अन्य सभी के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, एक बहुत बड़ा खतरे का कारण बनते हैं। आगे है क्लीनलीनेस, स्वच्छता। तो स्वच्छता के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्वच्छता अभियान जारी किया हुआ है, तो उसी के बारे में ऑथर भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये एक कहावत है कि स्वच्छता है वो शुद्धता का पैमाना है या धर्मनिष्ठता का पैमाना है, यानी कि जहाँ स्वच्छता है वहीं पे धर्म है, ऐसा कहा जाता है। दैट सीम्स टू रिमेन एन ऑब्सोलीट एज इज नाउ, यानी कि वह कहावत अब एक धूमिल होती हुई या फिर जिसको अपने कह सकते हैं कि असंगत प्रतीत होती हुई लगती है। अब कह सकते हैं कि यह मात्र एक कहावत रह चुकी है, उस वास्तविकता नहीं है। इसको अपने ये कह सकते हैं कि एक अप्रचलित कहावत है।
कहने का मतलब कि एक कहावत जिसमें कहा जाता था कि स्वच्छता ही धर्मनिष्ठा का रूप है, जहाँ स्वच्छता है वहाँ शुद्धता है, तो ये एक अप्रचलित कहावत बनती हुई अब प्रतीत हो रही है, यानी कि मात्र एक कहावत रह गई है, वैसा वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। वी आर सो यूज्ड टू uncleanliness that it does not seem to affect our sense. Leave aside annoying us. Leave aside annoying us. यानी कि यहाँ पे लेखक कह रहा है कि हम अस्वस्थता के इतने अधिक आदी हो चुके हैं कि है हमारी इंद्रियों को भी प्रभावित करते हुए प्रतीत नहीं होती है, यानी कि इससे हमारे प्रभावित होने की बात तो दूर है। यानी कि ये हमारे लीव असाइड एनोइंग अस, ये हमें क्या प्रभावित करेगी, इससे प्रभावित होना तो दूर की बात है, यानी कि हम इससे निराश होते हैं या हमें किसी तरह की कोई परेशानी होती है, हमें परेशान करने की बात तो दूर है, यह क्या है कि हमारी इंद्रियों तक को प्रभावित नहीं कर पाती है। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल्स वेयर एवर वी लाइक। हम कूड़े करकट और अवशेषी पदार्थों को जहाँ कहीं हम चाहते हैं फेंक देते हैं। मे बी रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। यानी कि लेखक ने उदाहरण देते हुए बताया कि हम हमारे कूड़े करकट और जो अवशेष बचे हुए होते हैं उनको जहाँ हम चाहते हैं वहीं फेंक देते हैं, चाहे ये सड़क हो, चाहे ये सार्वजनिक यातायात हो, चाहे ये शैक्षणिक संस्थाएं हो, ऐतिहासिक स्मारक हो या फिर सरकारी भवन हो, और यहाँ तक कि हम एक पूजने योग्य या पूजा स्थल जहाँ पे हम पूजा करते हैं उसे भी नहीं छोड़ते हैं, स्पेयर, डू नॉट स्पेयर छोड़ते हैं, यानी कि जिसे हम नहीं छोड़ते हैं। क्या क्या उदाहरण दिए हैं, रोड का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग और हॉली प्लेसेस। यानी कि हर एक स्थान, हर संभव स्थान को हम गंदा करने की कोशिश करते हैं, कितनी बुरी बात है। In our fond of keeping our home clean, we do not hesitate to making our neighbor's home unclean। और उसके बाद में in our fond of मतलब दुरासा, जिसको कि हम कर नहीं सकते, हमारी दुरासा के तहत हमारे घर को स्वच्छ रखने के लिए हम पड़ोसियों के घर को भी अस्वच्छ बनाने में नहीं हिचकिचाते हैं। यानी कि हमारी दुरासा, बुरी आशा, जिस आशा को पूरा नहीं किया जा सकता, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी गंदे हो, स्वच्छ हम ही रहें, उस दुराशा के अंदर हम हमारे पड़ोसियों के घर तक को अस्वच्छ करने में नहीं हिचकिचाते हैं। दुर्भावना के तहत द रबिश मे बी डार्ट ऑफ हाउस, शिट ऑफ चिल्ड्रन, स्किन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और एनी अदर वेस्ट स्टफ्स। और उस कचरे के अंदर क्या क्या हो सकता है उदाहरण देता है ऑथर यहाँ पे, और वो कहते हैं कि उस कचरे के अंदर चाहे वो घर का धूल मिट्टी हो या फिर बच्चों का मल हो या फिर सब्जियों और फलों के छिलके हो या अन्य कोई भी अवशेषी सामग्री जो कि हम उनके घरों में फेंकने से नहीं हिचकते हैं। द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स विच लेड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग्स फिजिकली हैंडीकैप्ड। और केले के छिलके तो सार्वजनिक सड़कों पर जगह जगह फैले हुए देखे जा सकते हैं, जो कि बहुत सामान्य प्राणियों को भी शारीरिक रूप से अक्षम बनाते हैं। हैंडीकैप, अक्षम। एडिड टू दिस malady is the free movement of stray animals who spoils the roads, houses, public places and hamper traffic। मेलेडी मतलब एक गंभीर समस्या के रूप में, इसमें एक गंभीर समस्या के रूप में आवारा जानवर जो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, जो कि सड़कों को, घरों को, सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुंचाते हैं और यातायात में बाधा उत्पन्न करते हैं। हैम्पर मतलब बाधा उत्पन्न करना, स्पॉइल नष्ट कर देना, स्ट्रे एनिमल्स यानी कि आवारा जानवर। यानी कि लेखक कहता है हम तो इतना कर ही रहे हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ पर इस एक गंभीर समस्या में जानवर भी शामिल हैं, जो आवारा घूमने वाले जानवर जो हर जगह सड़कों को नष्ट करते हैं, घरों को नष्ट करते हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं और यातायात में बाधित
होते हैं, यातायात को बाधित करते हैं। दे ऑल्सो क्यूज सीरियस एक्सीडेंट्स, वे भी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण होते हैं। वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दिस इल्स दैट नोबडी सीज टू टेक ए नोट ऑफ दीज। हम इन बुराइयों के प्रति इतने अधिक अप्रभावित बन चुके हैं कि कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। इम्यून अप्रभावित, इल्स मीन्स बुराइयाँ। हम इन बुराइयों के प्रति इतने अप्रभावित हो चुके हैं कि कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देता हुआ प्रतीत होता है। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज when shown on the TV seem cleaner than ours. Not to talk of the advanced countries. Advanced countries यानी कि developed countries, विकसित देश। विकसित देशों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि कुछ अफ्रीकन देशों को जब टीवी पर दिखाया जाता है तो वे हमारे से कहीं अधिक स्वच्छ प्रतीत होते हैं। क्या कहना चाहता है लेखक यहाँ पे? लेखक कहता है कि विकसित देशों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो विकसित है, वहाँ पे स्वच्छता है, हर तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश, अफ्रीकन महाद्वीप के कुछ देश जो स्वच्छता के लिए नहीं जाने जाते हैं, उनको भी जब टीवी पे दिखाया जाता है तो वो हमारे यहाँ से कहीं अधिक स्वच्छ प्रतीत होते हैं। मतलब हम उनके आगे भी बहुत निमन हैं। We must understand that cleanliness is of paramount importance and the offender should be dealt with strictly with punitive measures। और उसके बाद में ऑथर हमें कहता है कि हमें स्वच्छता की सर्वाधिक महत्व को अवश्य समझना चाहिए और अपराधियों के साथ कठोरतापूर्वक दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। पनिटिव मेसेज मतलब दंडात्मक कार्यवाही, डेल्ट विद व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑफेंडर्स में होते हैं अपराधी, यानी कि अपराधियों के साथ कठोरतापूर्वक दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। नेक्स्ट है धरना बंद और रेल रोको। द इजीएस्ट वे टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट इज टू स्टेज ए धरना और कॉल फॉर ए बंद और ए रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशंस। यहाँ पर लेखक बता रहा है कि अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए सबसे सरल रास्ता धरना या फिर बंद का आह्वान या फिर रेल रोको का प्रदर्शन का आयोजन करना है। यानी कि लेखक कहता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अपने किसी विरोध को प्रकट करना है, अपने गुस्से को विरोध के रूप में प्रकट करना है, तो उसके लिए या तो धरना लगा के बैठ जाओ या फिर बंद का आह्वान कर दो या फिर जो रेल रोकने का प्रदर्शन है उसका आयोजन कर दो। ये आसान तरीका बताया जाता है। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच सोच। और जो आंदोलनकारी, एजिटेटर्स आंदोलनकारी है, वे इसका सर्वाधिक या सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। These devices besides causing inconvenience may sometimes irreparable damage to individuals। ये युक्तियाँ यानी कि रेल रोको, धरना बंद, ये युक्तियाँ असुविधा उत्पन्न करने के अलावा कई बार व्यक्तिगत रूप से पुनः ठीक नहीं होने वाले कारण भी या नुकसान भी करती है। क्यूज इमेंस लॉस टू द नेशन, और साथ ही साथ यह राष्ट्र के लिए घाटे का कारण भी बनती है। इमेजिन सम इज सीरियसली सिक, अनदर हैज एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट एंड स्टिल अनदर हैज नो प्रोविजंस एट होम। और लेखक कहता है कि उनके बारे में कल्पना कीजिए, उनके बारे में सोचिए जो गंभीर रूप से बीमार है, या एक ऐसा व्यक्ति जिसने मतलब बहुत आवश्यक मुलाकात करनी है, इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट यानी कि किसी से बहुत ही ज़रूरी मुलाकात करनी है, और कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके घर पर खाद्य सामग्री नहीं है। उस समय जब आपने बंद का आह्वान कर रखा है, आपने वहाँ पे धरना लगा रखा है, तो उन्हें कितनी परेशानी होती होगी, उनके बारे में सोचिए। उसके बाद में वो कहते हैं हु बॉदर्स फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, लेजिटिमेट न्याय संगत, नीड्स मीन्स ज़रूरतें, बॉदर मीन्स परवाह करना, कि अन्यों की न्याय संगत आवश्यकताओं की परवाह कौन करता है? हर कोई अपने बारे में सोचता है। वन रिमेन
wonderstruck to see that sometimes such bans are sponsored even by responsible peoples। कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है यह देखकर कि कई बार ऐसे बंद जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। स्पॉन्सर्ड मतलब प्रायोजित, यानी कि कोई भी व्यक्ति यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि कई बार ऐसे बंद का आह्वान करने वाले व्यक्ति अन्य कोई नहीं जिम्मेदार लोग होते हैं। ओकेजनली दीज demonstrations become violent, causing further loss to the national property and human life। यदा कदा, ओकेजनली यदा कदा, ये प्रदर्शन इतने हिंसक बन जाते हैं कि यह न केवल राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि मानवीय जीवन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि मानवीय जीवन और राष्ट्रीय संपत्ति के लिए क्या बन जाते हैं, हिंसक बन जाते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में ऑथर कहता है, कांट वी थिंक ऑफ ए सुइटेबल डिवाइस फॉर एक्सप्रेसिंग आवर प्रोटेस्ट विदाउट क्यूजिंग इनकन्वेंस टू अदर्स एंड लॉस टू द नेशंस। और लेखक उसमें बाद में कहता है, क्या हम अपने इस विरोध को प्रकट करने के लिए अन्य किसी उपयुक्त युक्ति के बारे में नहीं सोच सकते जो कि दूसरों को और हमारे राष्ट्र के लिए असुविधा का कारण ना बने और घाटे का कारण ना बने। यानी कि लेखक कहता है, क्या ऐसी अन्य कोई युक्ति नहीं है हमारा विरोध प्रकट करने के लिए, जैसे हम लोगों को भी असुविधा ना हो और राष्ट्र को भी किसी प्रकार का लॉस ना हो। उसके बाद में वो एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताते हैं, इन जापान द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट। और उदाहरण देते हैं कि जापान के अंदर एक जूता कारखाने के कार्यकर्ता अपने विरोध के लिए प्रदर्शन करना चाहते थे। दे मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट ओनली। और उन्होंने विरोध करने का तरीका जो अपनाया वो क्या था कि उन्होंने दाएं पांव के विभिन्न साइज के जूते बनाए। यानी कि उन्होंने क्या किया, अपना विरोध प्रकट करने के लिए किया कि अपने लोगों के लिए जो प्रोडक्ट वो बना रहे थे उनमें केवल जो राइट फुट था उसी के विभिन्न साइज के जूते तैयार कर दिए, लेफ्ट के नहीं किए। When the dispute was settled, they made shoes of left foot, thus completing pairs। और जब उनका विवाद है वो शांत हो गया तो उन्होंने बाएं पांव के जूते बना दिए और इस तरह से उनके जोड़े कंप्लीट हो गए। It caused inconvenience to none and the initial loss to the owners was made good a little later। और इसने अन्य किसी को भी बाधित नहीं किया, असुविधा नहीं थी और मालिक के प्रारंभिक घाटे को बाद में पूरा कर दिया गया। यानी कि इनिशियल लॉस, प्रारंभिक घाटा जो था वो बाद में पूरा हो गया। अल्टरनेटिवली द प्रोटेस्टर्स में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक शोन बाय महात्मा गांधी। उसके बाद में वो कहते हैं कि वैकल्पिक तौर पर विरोध करने वाले लोगों को महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते भूख हड़ताल या सत्याग्रह का अनुकरण करना चाहिए। एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्व्स टू इनकन्वीनियंस फॉर देयर क्यूजेज। क्योंकि ऐसा करके वे केवल अपनी स्वयं के लिए असुविधा का कारण बनेंगे, दूसरों के लिए नहीं। यानी कि उनकी कोई असुविधा है जिस कारण से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें दूसरे उनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऑल दीज माइनर इशूज आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस। ये सभी कम महत्व के विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर्स विल नॉक एट आवर डोर्स। यदि ये सभी कार्य इसी तरह से निर्धारित किए जाते हैं तो प्रगति, संपन्नता और खुशी हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। आशा करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा, आपके लिए कुछ इंस्पायरेशन भी इसमें है और आपने उसे ग्रहण भी किया होगा। इस लेसन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।